आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टोन एज। ठीक है, आज दूसरा लेक्चर है और आज से हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल की जो क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, एक ओरिएंटेशन क्लास थी। ठीक है। हाँ जी। ये आपका टाइटन बैच 2.0 ये इसकी क्लास है। आयुष और एंशंट इंडियन हिस्ट्री इसका टॉपिक है। ठीक है। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज स्टोन एज। जी, वेरी गुड इवनिंग रिमझिम, प्रिया, स्वाति, शालिनी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा होगा? स्टोन एज। ठीक है। और स्टोन एज में भी हम मेनली क्या क्या मेजर पॉइंट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमारी अप्रोच होगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात यही कि जो स्टोन एज है इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो जो चेंजेस हैं स्टोन एज के, उन सारे चेंजेस को हम पढ़ने वाले हैं। चेंजेस। ठीक है। और ऑल कैटेगरीज, जो कैटेगरीज थी उन सभी को, कैटेगरीज किस किस की? स्टोन एज की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे नियोलिथिक पीरियड को। ऐसा नहीं है कि हम जो बाकी जो कैटेगरीज हैं लाइक पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक, और हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये टॉपिक ही नया हो, तो मैं बता देती हूँ। इनकी 3 कैटेगरीज थी जिनमें से एक पैलियोलिथिक है, एक मीजो और तीसरी है नियोलिथिक। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। देयर विल बी सम क्वेश्चंस, एमसीक्यूज होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, जो भी हम लेक्चर में यहाँ पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि जो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं ये सिर्फ हमें सुनना है, ठीक है, बाद में हम याद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग भी साथ में होनी चाहिए और मेमोराइज आपको करना है साथ में। क्लास खत्म होने तक आज का जो टॉपिक है ना वो आपका कंप्लीट ही हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद रिवीजन का टाइम होगा, क्लास के बाद आप उसे 5-10 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। अगर अच्छे से समझ लिया और क्लास में याद कर लिया तो 5 से 10 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में। ठीक है। और जहाँ जिस भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वो सारा पोर्शन हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्लास नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक लिखिए, कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज। बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलो सबसे ये जो टॉपिक का नाम है ना इसी को समझते हैं सबसे पहले, स्टोन एज। ठीक है। ये जो एज है ये एक्चुअल में है क्या? एक्चुअली जिस तरीके से हम अपने पूरे टाइम पीरियड को, फॉर एग्जांपल 1 ईयर हो गया, ठीक है, 1 ईयर को हम क्या करते हैं? मंथ्स में डिवाइड करते हैं, मंथ में। ठीक है। फिर हम कहते हैं वीक, फिर हम कहते हैं डे, उसमें भी आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, दैट मीन्स हम टाइम को डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से एक जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, हमारी अर्थ के इवोल्यूशन से लेकर, मतलब जब से हमारी अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, फिर उस पर धीरे धीरे जैसे माउंटेन्स, रिवर्स ये फॉर्म हुए, फिर धीरे धीरे बहुत सारे जीव जंतु, ये प्रजातियां विकसित हुई अलग अलग, फिर मानव विकसित हुए। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना, उस पूरे टाइम पीरियड को हम अलग 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 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लाइक इयोन्स, इराज, ठीक है, एजेस, पीरियड्स। तो ये क्या है? ये एक टाइम जोन, एक टाइम पीरियड है, एक टाइमलाइन है। ठीक है। इट इज अ टाइमलाइन या टाइम रेंज हम बोल सकते हैं। ये एक टाइम रेंज है, एक समय सीमा है, ये मान के चलिए। अब ये समय सीमा किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है स्टोन से। ठीक है। और स्टोन
स्टोन कहाँ पे, स्टोन का भी रिलेवेंस क्या है यहाँ पर, क्या महत्व है यहाँ पर? हम स्टोन को भी रिलेवेंस किस हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि ये हम उस एज की बात कर रहे हैं जिस एज में या जिस टाइम पीरियड में ह्यूमन की लाइफ में स्टोन्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था, सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का था तो वो स्टोन का था। और देखिए महत्व किस वजह से बढ़ता है, किस चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, जिस चीज पर आपकी निर्भरता बहुत ज्यादा होगी, आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आदि मानव थे, उनके सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवन यापन के लिए स्टोन का बहुत रिलेवेंस था, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए, है ना, उनके सर्वाइवल के लिए स्टोन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था। अब इसके सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, स्टोन कहाँ कहाँ पे उन लोगों ने यूज़ किया होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं उनका सर्वाइवल। देखिए नोट्स आप साथ में लिखते रहना। अब स्टोन की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ हुई होगी, सबसे पहला शेल्टर बनाने में। ठीक है, अब शेल्टर क्या थे उन लोगों के, वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। ठीक है, उसके बाद स्टोन्स का और दूसरा यूज क्या है, देखिए पहाड़ी एरिया है, गुफाओं में रह रहे हैं, तो पहाड़ी एरिया में अर्ली ह्यूमंस अकेले तो नहीं होंगे ना, वहां पे और भी बहुत सारे जीव जानवर होंगे, तो उनसे बचना भी होगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किससे, सिक्योरिटी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो इसके लिए भी वो क्या करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, किसी भी जीव जानवर से अपनी सुरक्षा करना, अपने बाकी लोगों की सुरक्षा करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल वो करते थे। ठीक है, हाँ जी, कौशल आपके सिलेबस एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी जो क्लास में जो चल रहा है उसको आप साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। हाँ जी, लेक्चर वाइज भी नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और कोशिश करिए कि जितना मैं बता रही हूँ उतना आप साथ में नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, सो स्टोन्स की रिक्वायरमेंट क्या थी, शेल्टर के लिए। ठीक है, तो केव्स में रहते थे, सिक्योरिटी पर्पज से स्टोन्स का यूज करते थे। दूसरा, नेक्स्ट थर्ड, वो अपने टूल्स बनाते थे और वेपन्स बनाते थे। ठीक है, टूल्स मतलब उपकरण बनाते थे और हथियार बनाते थे, औजार हथियार वगैरह बनाया करते थे, तो स्टोन का यूज करते थे। लाइक अगर मान लीजिए जंगल है, जंगल वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो अपने सर्वाइवल के लिए खाने पीने का प्रबंध तो करेंगे ना, तो खाना पीना वहां पे क्या होगा, या तो जो जंगली जानवर है उनका शिकार करना होगा, या फिर वहां पे जो भी फल सब्जियां, है ना, रूट्स फ्रूट्स जो भी हैं वो सभी इकट्ठा करके लाएंगे। उन सभी के लिए औजार और हथियारों की आवश्यकता तो पड़ेगी। ये सारी चीजें किससे बन रही हैं, ये सब कुछ बन रहा है स्टोन से। इसलिए पूरी बात का क्रक्स ये है कि ह्यूमन की लाइफ का वो फेज, वो चरण जब स्टोन की भूमिका बहुत ज्यादा थी, उसका इंपॉर्टेंस उसके जीवन में बहुत ज्यादा था, इसीलिए उस पूरे टाइम पीरियड को स्टोन एज ही कह दिया, उसे स्टोन एज ही कह दिया। ठीक है, तो आई होप इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी एक टाइम पीरियड को स्टोन एज क्यों कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो स्टोन एज है, इस स्टोन एज का पूरा जो टाइम फेज है, टाइम पीरियड है, वो है कितना, ड्यूरेशन कितना है, क्लियर। अब ये कोई 10 साल 50 साल 100 साल 1000 साल 10,000 साल इतनी बात नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है, क्लियर। तो ये जो स्टोन एज है, इसकी शुरुआत होती है लगभग 5 लाख 5 लाख सेंचुरी BCE टू 1000 BC, बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है, ये पूरा इसका टाइम फ्रेम है, पूरा टाइम पीरियड इतना है। अब आप सोच के देखें, लगभग आज से हम कितने साल की बात कर रहे हैं, 2025 में हम अभी हैं। ठीक है, और हम कह रहे हैं 5 लाख वर्ष पूर्व, तो 5 लाख और 2025 साल पहले की हम बात करें, लगभग 5000 है।
देखो इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकती है, कुछ जगहों पे आपको 5 लाख मिलेगा, कुछ जगहों पे इसको 2.5 भी मेंशन किया जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये आप यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना लंबा टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड को स्टोन एज कहा गया, पाषाण काल के नाम से इसे जाना गया। क्लियर? इस पूरे लंबे इतने टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं बदलाव बहुत ज्यादा आए होंगे, चेंजेस आए होंगे, और उन्हीं चेंजेस के बेसिस पर ये पूरा जो टाइम पीरियड है इसको डिवाइड किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है। सो अब नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग बनाइए कैटेगरीज। कैटेगरीज ऑफ स्टोन एज, या डिवीजन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जो पाषाण काल है, जो स्टोन एज है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज, कौन कौन से डिवीजन है, कितने भागों में उसे विभाजित किया है या वर्गीकृत किया गया है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं। देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ स्टोन एज, मतलब इस पूरे टाइम पीरियड को इसे डिवाइड कर दिया कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया। तो पहले नाम लिख लीजिए, फिर इस डिवीजन के पीछे जो कारण है ना, जो फैक्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाम लिखिए। तो फर्स्ट डिवीजन इज पैलियोलिथिक, लिखते चलना, पैलियोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक, एंड देन नियोलिथिक। क्लियर? यहाँ पे ये जो लिथिक वर्ड है ना, लिथिक, इसका मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो जहां पे भी लिथिक वर्ड मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये स्टोन की बात हो रही है, स्टोन एज की बात हो रही है। तो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक, आप इसको प्रोनाउंस करिए मेरे साथ और याद भी हो जाएगा। तो ये पहला क्या है, पैलियोलिथिक, ठीक है। उसके बाद मीजोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। क्लियर? तो ये 3 डिविजन्स हो गए। इसके बाद ये जो पैलियोलिथिक जो टाइम पे ये जो है पैलियोलिथिक, इसकी टाइम रेंज बहुत ज़्यादा है। इन दोनों के बजाय पैलियोलिथिक की टाइम रेंज बहुत ज़्यादा है। अब इनकी टाइम रेंज देख लेते हैं। जो पैलियोलिथिक है वो स्टार्ट होता है लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर, यहाँ से लेकर, और लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 5 लाख से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक, इतना लंबा टाइम पीरियड सिर्फ पैलियोलिथिक में आता है। तो मान के जो आदि मानव थे, उनका भी सबसे जो आदि रूप है वो इतना इतना लंबा टाइम उनको लगा। उसके बाद जो मीजोलिथिक टाइम पीरियड है, ये है लगभग 10,000 से लेकर और 6,000 ईस्वी पूर्व तक का टाइम। और जो नियोलिथिक है, इसका टाइम है 6,000 BC से लेकर ये 1,000 ईस्वी पूर्व तक का टाइम। ये इसका टाइम फ्रेम है, टाइम लाइन है ये। तो सबसे ज्यादा टाइम किसका है, ये पैलियोलिथिक का है। सबसे ज्यादा समय जो मानव का रहा वो किस किस जोन में रहा, किस टाइम जोन में रहा, पैलियोलिथिक में रहा, ठीक है। ये पैलियो हो गया, मीजो हो गया और नियो हो गया। चलो अब इन तीनों का फर्क समझ लेते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। आई होप आप सभी ने ये जो टाइम रेंज है इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो पैलियो, मीजो और नियो, इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो पैलियो लिख लीजिए इसे, पैलियो, मीजो, या फिर इसको इधर लिखिए, मीजो एंड देन नियो, ठीक है। ओके, लिथिक का मतलब स्टोन होता है और पैलियो का मतलब क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। वैसे ही ये हो गया लिथिक मतलब स्टोन, और नियो का मतलब होता है न्यू, ये हो गया न्यू। अब ध्यान से समझो, यहां पे हम है स्टोन एज ही, लेकिन स्टोन एज का भी कैसा स्वरूप, कैसा फॉर्म, पुराना स्वरूप, पुराने तौर तरीके, ठीक है। पुराने तौर तरीके से मतलब ये है कि पत्थरों का ही इस्तेमाल इस टाइम पीरियड में अलग तरीके से होता था, और नियोलिथिक तक आते आते जो
पत्थर थे या जो स्टोन थे उनसे अलग अलग तरीके के नए नए टूल्स बनाए जाने लगे, इसीलिए इस टाइम पीरियड को नियोलिथिक कह दिया। न्यू, देखो किसी भी टाइम पीरियड को आप न्यू कह रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक नई शुरुआत होती है, इट इज अ न्यू बिगनिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ठीक है, नई शुरुआत होना। तो नियोलिथिक जो टाइम पीरियड है उसे ह्यूमन लाइफ का एक रिवोल्यूशनरी फेज माना जाता है, एक क्रांतिकारी युग माना जाता है। ठीक है, एक न्यू फेज माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज न्यू फेज और अ रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ ह्यूमंस लाइफ। तो ये हो गया ओल्ड फेज, ये हो गया न्यू फेज, और ये जो इन बिटवीन ऑफ दीज टू, इन दोनों के बीच का ये जो टाइम पीरियड है, मीजो का मतलब होता है मिडिल का जो फेज होता है, वो मध्य वाला फेज हो। ठीक है, तो जो मिडिल वाला जो फेज होगा, जो मीजोलिथिक होगा, वो कैसा होगा, जिसमें ओल्ड और न्यू दोनों फेजेस की जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो शामिल होंगी, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो दोनों के शामिल होंगे इसमें। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं ओल्ड से न्यू की तरफ जो ट्रांजिशनल फेज होता है, जिसे हम कहते हैं ना चेंज होने वाला जो एक फेज होता है, संक्रमण का जो काल होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है, वो हम कहेंगे मीजोलिथिक था। तो इसे आप लिख लीजिए ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज मतलब यहां से ओल्ड से नए की ओर चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, पुराने से नए में परिवर्तन हो रहा है। तो पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड फेज ऑफ स्टोन्स, नियोलिथिक मतलब न्यू फेज ऑफ स्टोन्स, एंड मीजोलिथिक मतलब ट्रांजिशनल फेज। क्लियर? अच्छा, अब ये जो टाइम पीरियड है इसको हमने किसी कारण से, किसी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहा होगा, कोई विशेष कारण रहा होगा, तभी तो ये सारे डिवाइड हुए, तभी तो हम कह रहे हैं ना ये पुराना फेज है, ये नया फेज है। तो क्या ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे? ठीक है, उनको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप फैक्टर्स या रीजंस, कारण। ऐसे क्या कारण थे, कौन कौन से वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे जिनके बिहाफ पर या जिनके बेसिस पर हमने पूरे स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहा वो था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। और दूसरा चेंज इन लाइफस्टाइल एंड टूल्स। इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। राइट, क्लाइमेट चेंज ये पहला फैक्टर रहा, और दूसरा रहा चेंज इन लाइफस्टाइल एंड टूल्स। देखो जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होगा ना, वैसे वैसे इंसान के जीवन यापन के जो तरीके हैं ना, जो जो सर्वाइवल पैटर्न है, जो लाइफस्टाइल है, वो डेफिनेटली वो चेंज होगी ही होगी। क्योंकि क्लाइमेट के चेंज होते ही फ्लोरा फोना सब चेंज हो जाता है, वेजिटेशन चेंज हो जाएगी, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और जैसे ये चेंज होगा, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पर क्रिएट होता है? ये लाइफस्टाइल पर क्रिएट होगा। लाइफस्टाइल अगर चेंज हो गई तो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जिस तरह के टूल्स और वेपन्स की रिक्वायरमेंट है वो बनाने पड़ेंगे, तो उसीलिए टूल्स और वेपन्स भी चेंज हो जाएंगे। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये जो डिवीजन किया है, वो डिवीजन किस पर बेस्ड है? द डिवीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? क्लाइमेट चेंज एंड चेंज इन लाइफस्टाइल एंड द टूल्स। क्लियर? क्लियर, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, साथ साथ में नोट डाउन जरूर करना और कोशिश करो कि याद ही हो जाए। चलो, अब ये जो क्लाइमेट चेंज और ये लाइफस्टाइल में जो चेंज है ना, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल रखते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे। देखो कभी कभी क्या होता है ना हिस्ट्री में, अगर आप ये जो टॉपिक है स्टोन एज का, अगर आप इसे किसी भी बुक से पढ़ना शुरू करोगे, आप एनसीईआरटी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपने पढ़ना शुरू किया बिना समझे, आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप कहोगे समझ में कम आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको इस तरीके से आपको समझाया जाए कि इस क्लास के बाद आप किसी भी बुक से उठा के ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो अब हम ये जो है ना इस पैटर्न को समझेंगे, क्लाइमेट चेंज को और लाइफस्टाइल के चेंज को समझेंगे। ओके, तो
यहाँ पे एक ऐसे माउंटेन बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद ये तलहटी वाला रीजन हो जाएगा और फिर ये इधर प्लेन रीजन, ये प्लेन्स हो गए और ये हिली एरिया। और ये बीच वाला फेज हो गया तलहटी वाला रीजन। अब यहां से, अब यहां पे मैं लिखती हूँ पैलियोलिथिक, आपको भी ऐसे ही नोट डाउन करना है, पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। फर्क समझेंगे इसको। देखो पैलियोलिथिक में जो अर्ली ह्यूमन थे, जो आदि मानव थे, वो क्या करते थे, वो हिली एरियाज में रहते थे, ठीक है, पहाड़ी एरियाज में वो रहा करते थे और पहाड़ी एरियाज में वो गुफाओं में रहना पसंद करते थे। क्योंकि कहीं, अब देखो धीरे धीरे ह्यूमन का जो ब्रेन है वो डेवलप हुआ, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी आई, धीरे धीरे इतनी अंडरस्टैंडिंग आई कि हम अपनी लाइफ के लिए कुछ जो नेचर है, प्रकृति है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात मैं अभी यहाँ पर इसको समझाने के लिए आपसे एक सवाल पूछूंगी, एक बात बोलूंगी, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, कोई एक एरिया है, मान लीजिए सपोज ये एक एरिया है, दिस इज अ प्लेस ए, क्लियर, और इस प्लेस ए में बहुत सारा, बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे बहुत है, क्लियर। लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड नहीं है कि उसे इस नेचुरल रिसोर्स को यूज करना आता हो। गेटिंग दिस? नेचुरल रिसोर्स तो है बट पॉपुलेशन इज नॉट दैट मच स्किल्ड कि वो इस नेचुरल रिसोर्स को यूज कर ले। जैसे हमारी अर्थ के जो सरफेस, उसके नीचे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, मेटल मिलती है। अगर उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं हो, उसकी स्किल हमारे पास नहीं हो, तो उस नेचुरल रिसोर्स का कोई यूज हो सकता है क्या, ये बताइए? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब पॉपुलेशन जो है, जो जनता है, जो लोग हैं, उनके अंदर नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करने की योग्यता, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज नेचुरल रिसोर्स का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एरिया, ये जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं ना, पैलियोलिथिक, ये इंसानों का या मानव का शुरुआती फेज है, दैट इज द अर्लीस्ट फेज, अर्ली ह्यूमंस, आदि मानव वाला फेज है। उस समय नेचुरल रिसोर्स तो थे, हिल्स भी थी, रिवर्स भी धीरे धीरे फॉर्म हो रही थी, ठीक है, लेकिन जो अर्ली ह्यूमन था उसे वो सारा जो नेचर है, वो नेचर अपने अकॉर्डिंग यूज करना नहीं आता। धीरे धीरे उसने सीखा कि नेचर की बाकी चीजों को मुझे कैसे यूज करना है, अपने लिए कैसे यूज। तो वो क्या करेगा, खुद से तो घर बना नहीं रहा, तो जो गुफाएं वगैरह थी, जो नेचुरल केव्स थी, उन नेचुरल केव्स में उसने रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेचुरल केव्स, क्लियर। नेचुरल केव्स में वो लोग रहते थे। अब एक बात बताइए, अगर गुफाओं में कोई रह रहा है या पहाड़ी एरिया में रह रहा है, तो खाने पीने का प्रबंध भी कैसे होगा? मतलब वो इंसान जो रहने के लिए भी जो नेचुरल केव्स का इस्तेमाल करता हो, वो खाने पीने के लिए भी ऐसा तो है नहीं कुछ पका के खाएगा। उस समय नेचर ने जो उसे प्रोवाइड करके रखा था ना, वो उसी को एज इट इज यूज था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो एनिमल्स थे उनको शिकार करता था, हंटिंग, ठीक है, और जो भी वेजिटेशन थी, फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, रूट्स थे, है ना, उन सभी को वो इकट्ठा करता था, उसे कहते थे फूड गैदरिंग, और उसके माध्यम से वो अपना अपना फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल किया करते थे। तो एक हो गया नेचुरल केव्स में उसका रहना। उसके बाद फूड के लिए किस पर डिपेंड था वो? फॉर फूड, हंटिंग। फिर साथ साथ में ना, ये आपके नोट्स बनाते चलना आप, ठीक है, हंटिंग और फूड गैदरिंग। फूड गैदरिंग मीन्स फूड इकट्ठा करना। तो ये इसकी लाइफस्टाइल थी पैलियोलिथिक के टाइम पीरियड में। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इस पैलियोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट में चेंज आना शुरू हुआ, क्लाइमेट में चेंज आना शुरू हुआ। आपने आइस एजेस का नाम सुना है? मूवी भी थी, एक मूवी भी है, उसकी काफी सारी सीरीज हैं, आइस एज, क्लियर। तो
ये आइस एज जो मूवी बनी है ना, उसमें आप देखोगे कि जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स दिखाए गए हैं और उसमें दिखाया गया है जो एनिमल्स हैं, जो उस समय के जो जीव जंतु, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइस एज के नाम से मूवी है, आप उसको सर्च करना। तो दरअसल ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ना, इस पैलियोलिथिक पीरियड में इतने बहुत बार चेंजेस हुआ, क्लाइमेट में बहुत बार चेंज हुआ। और क्या होता था, एक बार टेम्परेचर राइज होता था, फिर टेम्परेचर डाउन होता था, फिर टेम्परेचर राइज होता था, फिर टेम्परेचर डाउन होता था, फिर टेम्परेचर राइज होता था। तो जहां जहां पे टेम्परेचर डाउन होगा वहां पे क्या होगा, आइस होगी। ठीक है, जहां जहां टेम्परेचर डाउन होगा वहां वहां आइस होगी, बर्फ जमेगी, ग्लेशियर्स बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। और बीच बीच में क्या होता था, बीच बीच में टेम्परेचर राइज हुआ करता था, यहाँ पे एक बार, यहाँ पर आइस। तो लगभग 4 आइस एजेस को ये मान्यता दी गई है, एक्सेप्ट किया गया है। कुछ जगह पे 5 भी लिखे मिलेंगे आपको, लेकिन 4 भी सही है। तो 4 आइस एजेस थी। और ये जो आइस एज हुई, मतलब पृथ्वी पर जो जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्लाइमेट में बार बार चेंज, तो बार बार क्या हो रहा है, आइस बन रही है, ग्लेशियर्स बन रहे हैं। और फिर क्या होता था, फिर होता था टेम्परेचर राइज। और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा, तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा, तो आइस क्या होगी, ये मेल्ट होगी। जब तापमान बढ़ता है आइस मेल्ट होगी, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे। और जब जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तभी ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतुओं की, ठीक है, उत्पत्ति होती है, एवोल्यूशन होता है, नई नई स्पीसीज इवॉल्व होती हैं इस टाइम पीरियड में। ये तो ऐसा माना जाता है कि 4 आइस एज हुई। इन 4 आइस एजेस के बीच में ये 3 बार टेम्परेचर राइज हुआ। और ये जो 3 बार टेम्परेचर राइज हुआ, इसी को पैलियोलिथिक की 3 कैटेगरीज कहा जाता है। मतलब यहाँ पे हमने जो कैटेगरीज डिस्कस की थी, यहाँ पे हमने कहा था एक पैलियोलिथिक, एक मीजो, एक नियो। आगे हम पैलियोलिथिक की भी 3 कैटेगरी डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ जहाँ 4 आइस आई थी और 3 बार टेम्परेचर राइज हुआ, तो जब जब टेम्परेचर राइज होता था तो क्या था, नए नए जो जानवर थे वो इवॉल्व हो जाते थे। ठीक है, फ्लोरा और फोना ये नया नया इवॉल्व होना शुरू हो जाता था। लेकिन फिर क्या होता, जैसे इवॉल्व हुआ, फिर आइस एज आ गई, फिर डिस्ट्रक्शन हो गया। ग्लेशियर होंगे तो लाइफ तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, ग्लेशियर। फिर ये जो है जो भी जीव जंतु थे ज्यादातर मर जाते थे। उसके बाद फिर टेम्परेचर राइज हुआ, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, फिर उत्पत्ति हुई, इवोल्यूशन हुआ, फिर आइस एज आ गया। तो ये प्रोसेस चलती रही। और इस प्रोसेस में जो अर्ली ह्यूमन था ना, वो नेचर के कंट्रोल में ज्यादा था, खुद नेचर को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसकी जो लाइफ थी पूरे तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट थी, क्लियर। और इसीलिए नेचुरल केव्स और हंटिंग और फूड गैदरिंग पर उसकी लाइफ डिपेंडेंट थी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ है सभी को, ये यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये आइसेज खत्म हुई, उसके बाद अगेन टेम्परेचर राइज हुआ। और ये टाइम पीरियड कौन सा आ गया, मीजोलिथिक का। इस बार टेम्परेचर राइज तो हुआ, लेकिन उसके बाद आइस एजेस जैसा इफेक्ट नहीं देखा गया। तो क्या हुआ, जब नए नए इवोल्यूशन होती रहेगी, नई नई स्पीसीज इवॉल्व होंगी, है ना, तो क्या होता चला जाएगा, लाइफ बढ़ती जाएगी, नए नए जीव जानवर आते चले जाए। अब आइस एज जैसा कुछ भी नहीं है। अब आइस एज इसके बाद नहीं है, मीजोलिथिक में नहीं है ना, नियोलिथिक में है। तो आइस एजेस होना बंद हो गए, है ना। और अब लाइफ इवॉल्व होती जा रही है। अब देखिए कितने तरीके के लिजर्ड्स हैं, है ना। तो क्या हुआ, नई नई स्पीसीज आने लग गई मेजोलिथिक में आते आते। तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे ये पहाड़ की जो पहले हाइट पे रहते थे, धीरे धीरे इन्होंने ये इधर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू किया, तलहटी की तरफ आना शुरू किया। इसके पीछे एक रीजन और था। एक बात बताइए, जब टेम्परेचर राइज होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे कि नहीं होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो रिवर आएगी कि नहीं आएगी, रिवर फॉर्म होगी ना। तो मीजोलिथिक तक आते आते रिवर्स फॉर्म होनी शुरू हो गई। ये मान लीजिए रिवर फॉर्म हो रही है, ठीक है।
फिर रिवर फॉर्म होने शुरू हो गए, मीजोलिथिक तक आते आते तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे नदियों के किनारे आके शिफ्ट होना शुरू कर दिया। फिर भी यहाँ तक वो खुद से अपना घर नहीं बना सकते थे, तब भी इन्होंने क्या किया, एकदम तलहटी के आसपास जो कुछ केव्स वगैरह मिलती थी, जो शेल्टर मिल जाता था, वहीं पे रहना इन्होंने शुरू कर दिया। तो अभी भी ये कैसी लाइफ जी रहे थे, लगभग इसके जैसी, लेकिन थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा नयापन आया इनकी लाइफ में। वो क्या है, क्योंकि रिवर के आसपास रहना शुरू कर दिया था, तो अब इनके पास खाने पीने के ऑप्शंस बढ़ गए थे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, मीजोलिथिक पीरियड में भी क्या होगा, वो हंटिंग पर डिपेंडेंट थे, फूड गैदरिंग भी करते थे, और फूड गैदरिंग के साथ साथ इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, नदियों के आसपास रहेंगे तो बताइए नदियों से क्या हेल्प मिलेगी उनको, हाँ जी, नदियों से क्या हेल्प मिलेगी बताइए, फिशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फिशिंग करना शुरू कर दिया। अब खाने पीने के लिए देखिए ऑप्शन बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही नदियां आएंगी, टेम्परेचर राइज होगा, तो फ्लोरा फोना इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु होंगे। और एक बात बताइए, चाहे पक्षी हो या पशु हो या फिर इंसान हो, वो सभी कहीं ना कहीं पानी के आसपास रहना शुरू करते हैं, क्योंकि पानी बहुत रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो सबके सब क्या, नदियों की तरफ आना शुरू हो गए। तो अब इनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो गए, शिकार के लिए भी ऑप्शन ज़्यादा हो गई, है ना। और रिवर्स हैं तो रिवर के आसपास वेजिटेशन, प्लांट्स बहुत ज्यादा हो गए, तो फूड गैदरिंग के ऑप्शंस भी इनके पास बहुत ज्यादा हो गए। समझते हुए चलना, देखो जो कुछ भी आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, इसको आप इमेजिनेशन में लेकर आओ, आप उसको इमेजिन करिए। तो इनके पास ऑप्शन बढ़े, हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग। इसके साथ साथ एक बात, एक चीज और यहाँ पर ऐड हो गई, एंड दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। नदियों के आसपास ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु जब पानी पीने के लिए आएंगे, है ना, उनकी भी तो फूड रिक्वायरमेंट्स है ना, उनकी भी तो वाटर रिक्वायरमेंट है। तो जो जीव जानवर हैं वो भी क्या होगा, नदियों के किनारे प्लांट्स वगैरह हैं, तो खाने के लिए भी आएंगे, पानी पीने के लिए भी आएंगे। तो ये लोग क्या करने लगे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, ये उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना इन्होंने शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने देखा कि कौन सा जानवर ऐसा है जो हिंसक है, थोड़ा वायलेंट है, बहुत वाइल्ड है, अग्रेसिव है, कौन सा ऐसा है जो जो आपका कंपेनियन बन सकता है, जो पेट बन सकता है, जो आपके साथ रह सकता है, जो पालतू बन सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, एंड दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशुपालन की शुरुआत हो गई। मीजोलिथिक में हंटिंग और फूड गैदरिंग था, कंटिन्यू था, जो यहाँ से है वो कंटिन्यू है, लेकिन फिशिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये नया ऐड हो गया, पुराने के साथ नया ऐड हो गया। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा था ट्रांजिशनल फेज, मेसोलिथिक वाज ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। क्लियर? अच्छा, अब मेसोलिथिक तक सबको समझ में आ गया। अब मेसोलिथिक से हम शिफ्ट होते हैं नियोलिथिक की तरफ। अब नियोलिथिक में क्या चेंज आएगा, अब वो समझना। देखो, जब इन लोगों ने पशु पालना शुरू कर दिया, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स वगैरह ये सब हो गए, नदी के किनारे के आसपास वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी, तो वो इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ये लोग और मैदानी क्षेत्र की तरफ आए, प्लेन रीजन में आए, और प्लेन रीजन के आसपास इन्होंने, यहाँ से देखो रिवोल्यूशनरी फेज स्टार्ट होगा। अभी तक वो जो फूड गैदरिंग कर रहे थे ना, जो जंगल से जो अनाज वगैरह लेकर आते थे, है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेकर आते थे, अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खुद से नेचर को समझ के खुद से क्रॉप कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर करना शुरू कर। और स्टार मार्क कर लेना इस, एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये नियोलिथिक का बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज। एक बात बताइए मुझे, फूड गैदरिंग में भी उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही थी, और एग्रीकल्चर में भी उनकी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, लेकिन आप ह्यूमन और नेचर के बीच का जो कनेक्शन है वो बता सकते हो, क्या डिफरेंस हुआ यहाँ से यहाँ में, फर्क क्या हुआ, व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस, फर्क क्या हुआ बताइए। क्या हम ये कह सकते हैं कि मेसोलिथिक तक अर्ली ह्यूमन जो था वो नेचर पर डिपेंडेंट ज्यादा था,
लेकिन नियोलिथिक टाइम तक आते आते ह्यूमन ने नेचर को अपने अकॉर्डिंग यूज करना शुरू कर दिया. ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग नेचर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट. जैसे आज हम क्या करते हैं, हम नेचर को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर रहे हैं. फिर क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन सीखता जा रहा है ना कि अच्छा पहाड़ों को काट कर टनल बनाई जा सकती है, रोड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, रिवर्स को क्या किया जा सकता है, उसके फ्लो को रोक के डैम बनाया जा सकता है और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है. तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं हमेशा अभी आयरन नहीं, ठीक है, अभी आयरन नहीं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं. हम वही नेचर को ही कंट्रोल करते हैं ना. उसी तरीके से नेचर को कंट्रोल करने वाला जो टाइम पीरियड है वो क्या है, नियोलिथिक पीरियड. इसीलिए इसे न्यू फेज ऑफ ह्यूमंस लाइफ भी कहा जाता है. मानव के जीवन का एक नया युग, एक नए जीवन की शुरुआत इसे एग्रीकल्चर. यहाँ से इसने नेचर को कंट्रोल करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया. एग्रीकल्चर के साथ साथ ये जितनी भी चीजें थी ना, ये यहाँ पे सारी की सारी अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर वो हंटिंग भी करते थे, फूड गैदरिंग भी करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी था, ठीक है, फिशिंग भी था, फाउलिंग भी था, ये सब था. लेकिन मेन चीज क्या हो गई, agriculture become the main activity. Agriculture and domestication of animals become the major activity of Neolithic period. Neolithic period की मेजर एक्टिविटी हो गई है. उनके सर्वाइवल का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो किस पर निर्भर हुआ, अब एग्रीकल्चर पर. समझ में आया इतना? तो इस बेसिस पर आप देखिए, जो अर्ली ह्यूमन पहले पहाड़ी एरिया में रहते थे, क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उसने धीरे धीरे क्या किया, अपनी जगह बदली. जगह बदलने के बाद उसकी लाइफस्टाइल चेंज हुई, लाइफस्टाइल में उसकी फूड रिक्वायरमेंट, उसका रहना ये आ गया. फिर धीरे धीरे और जब ये जो ज़्यादा ज़्यादा लाइफ इवॉल्व होने लगी तो नियोलिथिक फेज तक आते आते उसने और ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हुई. और वही नेचुरल एलिमेंट्स थे, वही नेचर था जिसको और बेहतर तरीके से उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. और इसमें सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिलता है वो मिलता है स्टोन में. स्टोन के यूज में सबसे ज़्यादा चेंज, टूल्स का बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया है. ये चेंज हो गया. यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर किसी को नहीं कुछ समझ में आया है तो पूछ सकते हैं. यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? ठीक है, अब देख लेते हैं उनके टूल्स कैसे बदले. तो देखो यहाँ पे मेनली क्या था, हंटिंग और फूड गैदरिंग. पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं. तो एक बात बताइए, यहाँ पे लार्ज एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे ज्यादा होंगे, और नदी के किनारे के आसपास क्या सारे बड़े जानवर मिलेंगे या छोटे छोटे जानवर, जीव जानवर भी ज्यादा होंगे? बताइए. छोटे छोटे जीव जानवर बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, है ना. जैसे गॉट हो गई, शीप हो गई, डॉग हो गए, पिग हो गए, है ना. तो ये सारे जो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, वो रिवर के आसपास इधर इधर एरिया में, पहाड़ी से निचले वाले जो एरिया में, यहाँ पे छोटे एनिमल्स ज़्यादा होंगे. ठीक है, फिशिंग भी ज़्यादा होगी, इधर फिशेस का भी ऑप्शन उनके पास ज़्यादा होगा. अब एक बात बताइए, क्या बड़े जानवरों को मारने के लिए, उनकी हंटिंग के लिए जो औजार या जो जो भी हम कहें कि वेपन्स उसको चाहिए थे वो, और यहाँ के एनिमल्स को किल करने के लिए, उनके हंटिंग के लिए जो वेपन्स चाहिए थे, सेम होंगे क्या या डिफरेंट होंगे? बताइए, बताओ. डिफरेंट होंगे ना, टूल्स डिफरेंट होंगे ना. इसीलिए पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो टूल्स यूज होते थे दे वर लार्ज इन साइज, और मीजोलिथिक पीरियड तक आते आते जो टूल्स थे, जो वेपन्स थे, उनका साइज कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्टर इन साइज. ठीक है, वेट भी कम हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा, साइज भी कम हो जाएगा, टूल्स का जो तरीका, जो टूल्स बनाने की टेक्निक थी वो भी चेंज हो जाएंगी. तो ये सारे पैटर्न चेंज हुए. ठीक है, तो अब हम टूल्स में फर्क देखेंगे. जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगी. तो हमने क्लाइमेट चेंज के साथ लाइफस्टाइल का चेंज पढ़ लिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चेंजेस इन टूल मेकिंग. तो टूल्स कैसे अलग हो गए वो आप समझते हैं. टूल्स, तो यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, टूल्स एंड वेपन्स. अब टूल्स एंड वेपन्स, हम जो तीन फेज हमने देखे थे ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, उन तीनों के हम डिस्कस करेंगे यहाँ.
क्लियर? तो पैलियोलिथिक को सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, पैलियोलिथिक। तो यहाँ पर जो टूल्स होते थे देवर लार्जर इन साइज, ये लिख लीजिए, लार्जर इन साइज, ठीक है, और कैसे थे, हैवी, भारी थे काफी, तो आकार में भी बड़े थे और वजन भी उनका ज्यादा था। उसके बाद यहाँ पे मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक। तो मेसोलिथिक तक आते आते जो टूल्स का जो साइज था वो भी कैसा हो गया, शॉर्टर, ठीक है, एंड लाइटर इन वेट। वजन कैसा हो गया, कम हो गया, साइज भी क्या हो गया, कम हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पे न्यू टूल्स लिख लीजिए अभी, न्यू टूल्स, अभी उसको लिखिए, उसको फिर आगे और डिटेल में डिस्कस करें। अब पैलियोलिथिक में जो मेजर टूल्स हैं उनके नाम हैं, जैसे हैंड एक्सिस, लिखते चलना इसे, हैंड एक्सिस, चॉपर्स, क्लीवर्स, ये टूल्स के नाम हैं। हाँ, हाँ जी, लाइफस्टाइल जो ह्यूमंस यूज करते थे, हाँ बस वही। अब देखो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उनके टूल्स और वेपन्स चेंज हो जाएंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पैलियोलिथिक में जो टूल्स यूज करते थे उनको हम क्या कह रहे हैं, दे आर नॉन एज हैंड एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स। अब ये किस तरीके के बनाए जाते थे, चॉपर्स क्लीवर्स कैसे बनाए जाते थे? तो हैंड एक्सेस, मान लीजिए ये स्टोन है, ठीक है, अब ये क्या करते थे, इस स्टोन को यहाँ से कट करते थे, ऐसे इसको कट किया, ये इधर से होल्ड करने के लिए, हाथ में होल्ड करने के लिए, और इधर से ये क्या होता था, ये अटैक करने के लिए होता था, दैट वाज, ये हैंड एक्स हो गए। उसी तरीके से जो क्लीवर्स और जो चॉपर बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे, मान लीजिए ये एक ऐसा पत्थर हो गया, ऐसा स्टोन हो गया, अब इस स्टोन को क्या करते थे वो, ऐसे, ये इसके जो एजेस है ना, किनारे हैं, इसको तोड़ के शार्प कर लेते थे, कट करके इसको शार्प कर लेते थे, और यहाँ से इसको होल्ड करते थे और फिर इससे चॉपिंग का काम करते थे। क्लियर? उसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये बन गया, ये ऐसे कट कर, तो ये सारे जो वेपन्स थे ना, ये यूज कहाँ कहाँ हो, कहाँ किस किस पर्पज से होंगे, तो आप खुद सोचिए, हंटिंग और फूड गैदरिंग, ये दो ही उनका सर्वाइवल पैटर्न था। तो जो जानवर है उसको मारने के लिए भी इस तरीके से बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, उसके किनारों को कट कर लिया करते थे ताकि वो जल्दी मर जाए। उसके बाद क्या करना है, उस जानवर कटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना पर, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जमीन है, तो हमने कहा कि फ्रूट्स रूट्स ये सब भी वो खाते थे, तो क्या करते थे, अब जमीन में गड्ढा भी तो करना पड़ेगा ना, फॉर डिगिंग पर्पस दे यूज्ड दैट दैट टाइप ऑफ टूल। तो ये टूल्स थे जो कि वेट में बहुत ज्यादा थे, वजन बहुत ज्यादा होता था और साइज भी उनका बहुत ज्यादा हुआ करता था। क्लियर? अब इसके बाद आ गए हम मीजोलिथिक पीरियड में। मीजोलिथिक में अब आप याद करिए एरिया कौन सा उनका, ये वाला एरिया, छोटे जानवरों का शिकार ज्यादा करने लग गए, है ना। उसके बाद फिशिंग भी होना शुरू हो गया, तो जो टूल्स और वेपन्स हैं वो भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे जो टूल्स और वेपन्स थे उनको कहा जाता है, उनके लिए नाम है फ्लेक्स, प्यूरिन्स, सूफिया। मुझे ऐसा लग रहा है आप मतलब इमेजिन ये मत करना कि आप ही अर्ली ह्यूमन वाली लाइफ में आप ही चले गए और आप ही वहां पे हंटिंग कर रहे हो और ये वेपन्स और टूल्स आप ही यूज कर रहे हो, इतना नहीं, ये तो बस समझने के लिए इमेजिन करना है सिर्फ, ठीक है। ये देखो वो पूर्वज थे हम सबके कहीं ना कहीं, तो उनकी लाइफस्टाइल थी ये, तो ये हमें देखो जानने को मिल रहा है ना। तो फ्लेक्स एंड ब्यूरिन्स,
फिर अब फ्लेक्स क्या होगा, मान लीजिए ये एक स्टोन है, सपोज करिए कोई एक बड़ा पत्थर है, अटैक किया, फेंका उसको, जैसे ही वो फेंका वो 2-3 हिस्सों में टूट गया, फ्लेक्स निकल गए उसके। फ्लेक्स निकलने के बाद उन्होंने सोचा ये तो अब ज़्यादा शार्प हो गए, ये तो अब ज़्यादा यूजफुल है, राइट। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मान लीजिए ये टुकड़े टुकड़े हो गए इसके ऐसे, अब क्या हुआ, इन तीनों को अलग कर दीजिए, तो क्या हुआ, 3 टूल्स बन गए ना ऐसे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये ऐसे ऐसे, ये हो गया फ्लेक्स। छोटे छोटे जानवरों को मारने के लिए, काटने के लिए, इस तरीके के जो उन्होंने वेपन्स थे वो बनाए। क्लियर। प्यूरिन में किस तरीके से बनाया जाता था, जैसे मान लीजिए ये कोई पत्थर है, इस पत्थर को यहाँ से कट करके ये वाला जो एरिया, ये वाला जो, ठीक है, इसको तोड़ के यहाँ से अलग कर ली, ये हो गए ब्यू। क्लियर। तो जो वेपन्स थे वो कैसे हो गए, शॉर्टर इन साइज एंड लाइटर इन वेट। क्लियर। और लाइफस्टाइल चेंज हुई तो उनके टूल्स एंड वेपन्स भी चेंज हो गए। इसके बाद आ गए नियोलिथिक टूल्स पर। तो नियोलिथिक टूल्स हम नेक्स्ट उसमें समझते हैं स्लाइड पे। यहाँ पे ये सभी ने नोट डाउन कर लिया। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप में से किस किस ने ये जो टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये अपनी कॉपी में बनाए हैं, बताओ ज़रा किस किस ने बनाया है और किसने नहीं बनाया। तो ड्रॉ किया है ना कॉपी में, नोट्स में ड्रॉ किया है कि नहीं किया है, सिर्फ नाम लिख लिए, बताओ जल्दी। जो जो ये क्लास देख रहा है ना, पहले बता रही हूँ सबको ये ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, ठीक है, आलस नहीं चलेगा। तो सबके सब ड्रॉ कर लेना सबसे। वेरी गुड सूफिया, सभी को ड्रॉ करना है, ये सारे कॉपी में होना चाहिए। वेरी गुड प्रियंका। अभी आप ऑफलाइन में बैठे होते तो जब तक कॉपी चेक नहीं कर लेती ना आप सभी की, फिर क्लास आगे नहीं बढ़ती है। नहीं, वेरी गुड राहुल, शाबाश, ड्रॉ करो चुपचाप से, वेरी गुड। देखो लेकिन ईमानदारी के लिए, हाँ क्लैप होना चाहिए राहुल के लिए, उन्होंने ईमानदारी से बोला नहीं मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो अब हम उनको बोल रहे हैं कि प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए जिसने नहीं बनाए हैं। नहीं देखो ऐसा नहीं, आप एक बात बताइए, आप क्या चाहते हो, आपके जो नोट्स हों वो रिविजन के टाइम पे बोरिंग लगने चाहिए क्या, नहीं ना। और एक बात बताओ, सब कुछ क्या पढ़ के ही सीखोगे, अगर ये इस तरीके की ड्राइंग अगर आप अपनी कॉपी में बना लेते हो ना, तो रिविजन में जैसे ही पेज पलटा आपने तुरंत आपको याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा सरदर्दी की जरूरत नहीं होगी। क्यों अपनी लाइफ को इतना बोरिंग और ऐसा क्यों बना रहे हो, इतनी टफ क्यों बना रहे हो अपनी स्टडी को, एग्जाम है तो पीसीएस का एग्जाम है, जरूरी थोड़ी भारी भरकम तरीके से पढ़ाया जाए, वरना मैं एक लाइन से आपको ऐसे नोट्स बनवाने शुरू कर दूंगी कि आपको तब लगेगा ओहो इसको नोट्स कहते हैं क्या। तो क्लास इजी वे में जब याद हो सकती है तो उसको इतना टफ बना के क्यों पढ़ना, समझ रहे हो ना। अभी बहुत सिलेबस है, बहुत कुछ याद करना पड़ना है, तो वेरी गुड आदर्श, शाबाश, नहीं बनाए हैं तो अब बना लेना। चलो अब नियोलिथिक, तो टूल्स ऑफ नियोलिथिक, ईमानदारी से सभी बच्चे, कोई बात नहीं ड्राइंग वीक है, कोई बात नहीं, कौन से ड्राइंग के नंबर मिलने हैं। देखो जिन बच्चों को ये लगता है ना, जिन एस्पिरेंट्स को, नॉट बच्चे, जिन एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि ये तो बच्चों वाले काम हैं, तो भाई एक बात बताइए, जो आपके एग्जाम का जो फाउंडेशन है वो भी तो एनसीईआरटी है, वो भी तो बच्चे ही पढ़ते हैं, फिर वो क्यों पढ़ रहे हो आप, रिक्वायरमेंट है ना इसीलिए। तो ठीक है, थोड़ा सा सही तरीके से पढ़िए। नियोलिथिक टूल्स, तो हमने वहां पे लिखा था कि जो नियोलिथिक टूल्स थे या नियोलिथिक पीरियड था, वहां पे न्यू टाइप ऑफ टूल्स वर स्टार्टेड यूजिंग बाय द पीपल या बाय द ह्यूमन बीइंग। तो नए तरीके के टूल्स उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब एक बार उसी पिक्चर पर वापस जाते हैं, यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ और हमने कहा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होगा तो जो भी क्रॉप कल्टीवेशन होगा, जो भी अनाज होगा, है ना, उसको स्टोर करने के लिए क्या किया जाएगा बताइए, स्टोरेज की कोई व्यवस्था की जाएगी ना, कुछ तो अरेंजमेंट किया जाएगा उसको स्टोर करने के लिए।
एग्रीकल्चर के लिए भी टूल्स चाहिए होंगे, ठीक है। फिर जो अनाज है, मान लीजिए उस समय व्हीट ज़्यादा ग्रो किया जाता था, बार्ले और राइस, व्हीट बार्ले और राइस, क्लियर, व्हीट बार्ले और राइस ये ज़्यादा जो है कल्टीवेट किया जाता था। तो सीधे ऐसे तो खा नहीं लेंगे, शुरू शुरू में ऐसे हो सकता है उन्होंने यूं ही खा भी लिया हो, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया, उस अनाज को ग्राइंड करना शुरू कर दिया, उसको पीसना शुरू कर दिया, उसको बारीक करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो खाने के भी उनके तरीके बदल गए। तो यहाँ पर टूल्स बदल गए बहुत ज़्यादा नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक में उन्होंने जो टूल्स बनाए, दे वर लाइक ग्राइंडिंग टूल्स। बनाइएगा सभी से, और आई होप आप सभी ने ये देखे भी होंगे। ठीक है, ग्राइंडिंग टूल। उसके बाद फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा मान लीजिए एक ये है टूल, ये इसको इधर बना देते। ये बोर्ड में ये वाली जगह विजिबल है सभी को? आई थिंक विजिबल होगी, ठीक है। ये व्हील है, ये व्हील है, ये व्हील बनाया गया, क्या कहेंगे इसे, व्हील, ठीक है। और इस व्हील का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? पॉटरी मेकिंग के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ये क्या है? ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं, ये ग्राइंडिंग स्टोन है, ये भी और ये भी। तो पैटर्न चेंज हुआ। हम्म। अच्छा ये बताइए माइक्रोवेव किसको दिख रहा है इसमें? हैं? अच्छा आप मतलब आपने वो वाले जनरेशन वाले बच्चे हो, आपने ये टूल्स देखे नहीं पत्थर के? आपने स्टोन के ये टूल्स नहीं देखे? सुप्रिया, हैं? बताओ, ये टूल्स नहीं देखे? गांव में आटा पीसने वाली चक्की नहीं देखी थी? अपने जो दादी हो नानी हो उनसे जरा पूछिएगा, ठीक है। ये पत्थर का ये कैसे ग्राइंडिंग स्टोन हुआ करता था, और जो ग्रेन्स वगैरह हुआ करते, फूड ग्रेन्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको ग्राइंड करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो प्रियांशु। तो ये टूल्स ये बनाने शुरू किए नियोलिथिक पीरियड के लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते थे कि पत्थरों से और मिट्टी से उन्होंने बर्तन बनाना शुरू किया। जैसे आप लोग अभी जो बर्तन वगैरह यूज करते हो ना, या आपको लग रहा है कि हम मॉडर्न टाइम में हैं, हम वॉश बेसिन यूज कर रहे हैं, है ना, किचन में या वॉशरूम में, सिंक वगैरह, सिंक वॉश बेसिन आप यूज कर रहे हो, आपको क्या लगता है ये अभी के टाइम का है? ये कॉन्सेप्ट क्या हमने वेस्ट से सीखा है? नहीं, ये जो चीजें बननी शुरू हुई थी ना आईवीसी के टाइम पे, बहुत ज्यादा इस तरीके के टूल, ये जो है चीजें बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। ये बर्तन वगैरह बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। एंड द बेस्ट थिंग वाज ये व्हील मेड पॉटरी। आपने देखा होगा एक ऐसे व्हील हुआ करता था, पहिया हुआ करता था, और उस पहिए को ऐसे घुमा के उस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो व्हील मेड पॉटरी, हाँ, ये पॉटर्स व्हील है। हाँ, ये मसाला वगैरह पीसने के लिए क्या लिखा हुआ है, सिलबट्टा, हाँ ये वही है। और ये आटा पीसने के लिए जो चक्की हुआ करती थी वो। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ से और यहाँ में कितना बड़ा चेंज है। ये पैलियोलिथिक फेज है, ये मीजोलिथिक फेज है, एंड दैट वन इज द नियोलिथिक फेज ऑफ अर्ली ह्यूमन। तो ये टूल्स चेंज हुए सबके। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? तो
हमने पैलियोलिथिक से लेकर और नियोलिथिक फेज तक के लाइफस्टाइल में जो चेंज हुए, क्लाइमेटिक जो चेंज हुए, टूल्स में जो चेंजेस हुए, वो सारे हमने समझ लिए हैं। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। अब आप सभी एक टेबल बनाएंगे। ये सभी ने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, चलो अब लिखो। अब एक टेबल बनानी है और उस टेबल में आपको पैलियोलिथिक से लेकर और नियोलिथिक फेज तक के सारी जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं उन सभी को नोट डाउन करना है। लिखो। तो सबसे पहले लिखना पैलियोलिथिक। देखो पैलियोलिथिक के 3 डिविजन्स थे। 3 डिविजन्स होते हैं पैलियोलिथिक के। एक होता है लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक। ये पैलियोलिथिक के फेज है यहाँ तक। ये 3 डिविजन्स हैं पैलियोलिथिक के, लोअर, मिडल और अपर। इनमें सबसे पुराना ये फेज, फिर ये बीच का फेज है और ये न्यू फेज है। पैलियोलिथिक का ही सबसे लास्ट वाला जो फेज है दैट इज नॉन एज अपर पैलियोलिथिक फेज। क्लियर? ये सभी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टोन एज। इधर हेडिंग बना लीजिए स्टोन एज। स्टोन एज हो गया। अब जो हमने आइस एज का जिक्र किया था उसे कहा जाता है जियोलॉजिकल एज। एज के हिसाब से हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो जियोलॉजिकल एज। जियोलॉजिकल एज। ओके अभी पहले ये टेबल बना लीजिए, फिर मैं उस स्लाइड को वापस से शो कर दूंगी इधर, तो बना लेगा ना, ड्राइंग्स कंप्लीट कर लेना। तो जियोलॉजिकल एज में जो पैलियोलिथिक वाला जो फेज है उसे कहा जाता है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन। और प्लीस्टोसीन के भी 3 फेजेस माने जाते हैं, लोअर प्लीस्टोसीन, मिडल प्लीस्टोसीन एंड अपर प्लीस्टोसीन। और इन यहाँ पर क्या है, आइस एजेस हैं। तो आइस एज जियोलॉजिकली कौन से टाइम पीरियड में हुआ? प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड में आइस एजेस आए। क्लियर? देखो बोरिंग नहीं है, मतलब हाँ पढ़ने का, पढ़ाने का हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो कोशिश ये है कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आए। और आप ज़रा ये नोट्स जो हैं, आई विल से कि आप एक बार PYQ से गो थ्रू होइए। आप तो PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपको इंश्योर करती हूँ PCS के साथ तो UPSC का पेपर निकाल लोगे आप। ठीक है, तो जियोलॉजिकली कौन सी एज है? ये पैलियोलिथिक वाली एज है, प्लीस्टोसीन। क्लियर? साथ में याद करना है। देखो उसके बाद जियोलॉजिकल एज के अलावा यहाँ पे लिखो लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल बताइए पैलियोलिथिक की लाइफस्टाइल कैसी होगी, किस पर बेस्ड होगी? पैलियोलिथिक की लाइफस्टाइल वाज बेस्ड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलना सभी। उसके बाद लाइफस्टाइल के बाद नेक्स्ट वन इज टूल्स या टाइप ऑफ टूल्स। टूल्स कौन कौन से थे? तो यहाँ पे उन टूल्स के नाम लिख लीजिए। कौन कौन से थे टूल्स? हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स। और यहाँ से इसको ऐसे। उसके बाद लिखिए मीजोलिथिक। मीजोलिथिक। आशीष, थैंक यू। राजा, थैंक यू। आशीष बेटा, होलोसीन वाला जो जियोलॉजिकल एज है ना, वो मीजोलिथिक और नियोलिथिक के लिए आएगा। ठीक है, तो जहां मीजोलिथिक है यहाँ पर जियोलॉजिकल एज क्या होगी?
ये होगी होलोसीन। होलोसीन, क्लियर। मेसोलिथिक की जियोलॉजिकल एज वाज होलोसीन। उसके बाद लाइफस्टाइल उनकी कैसी थी, तो रिकॉल करिए, याद करिए सभी। और मेसोलिथिक में कौन सी नई चीज ऐड हुई थी हंटिंग और फूड गैदरिंग के अलावा, वो यहां पर मेंशन करिए जल्दी से। तो यहां पे लिखिए हंटिंग, फूड गैदरिंग प्लस इसके साथ साथ क्या था, फिशिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लियर। उसके बाद टाइप ऑफ टूल्स, टाइप ऑफ टूल्स में यहां पे क्या क्या आ जाएगा, फ्लेक्स, उसके बाद ब्यूरिन्स, ये यहां पे मेंशन कर। चलो, सभी ने इतना नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख लेते हैं, या फिर इसको मैं इरेज कर दूं, या नेक्स्ट स्लाइड बना देती हूँ। यहां पे लिखिए नियोलिथिक। ये तो हो गया स्टोन एज, और इसका जियोलॉजिकल एज क्या हो जाएगा, दैट इज होलोसीन। होलोसीन। उसके बाद लाइफस्टाइल में क्या क्या आ जाएगा इधर, हंटिंग गैदरिंग, इसको लास्ट में लिख लेना, मेजर नहीं था तो यहाँ पे मेजर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लियर। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, फिशिंग हो गया, प्लस सप्लीमेंट्री फूड, इनका क्या था, सप्लीमेंट्री फूड इनका था हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लिख दीजिए हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग एंड फूड, देखो यहाँ पे हमने कहा ये सप्लीमेंट्री है, मतलब नियोलिथिक पीरियड में, फर्क समझना, वर्ड्स का फर्क समझना। नियोलिथिक पीरियड में जो सर्वाइवल का मेजर जो पोर्शन था, मेजर एक्टिविटी थी, वो थी एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ। नियोलिथिक से पहले पैलियोलिथिक में ये मेजर था, नियोलिथिक में ये मेजर है। क्लियर है सभी को, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ग्राइंडर्स, क्लियर, ग्राइंडर्स आ जाएंगे, और नाइफ, नीडल्स, उसके बाद आप एक लिखिए यहाँ पे क्रैपर्स, उसके बाद ग्राइंडिंग स्टोन, और यहाँ पर आते आते नियोलिथिक में जो टूल्स थे, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज था, वो ये था कि जो टूल्स थे ये स्टोन के साथ साथ बोन्स के भी बनना शुरू, बोन्स, हड्डियों के भी औजार और हथियार बनाए जाने लगे, ठीक है। तो ये नियोलिथिक का पैटर्न हो गया, क्लियर। चार्ट सबने तैयार कर लिया, यहाँ पे तो इस पे जगह नहीं थी, इसीलिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख दिया, लेकिन आपको इसी सीक्वेंस में ऐड करना है, पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर इसके नीचे नियोलिथिक फेज। तो सभी ने टेबल कंप्लीट कर ली, कंप्लीट हो गया सभी का। अच्छा, उसके बाद अब एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, इतना सभी ने नोट डाउन कर लिया। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन, प्लीज कंफर्म। हाँ,
इनको भी लिख सकते हो। सभी ने कंप्लीट कर लिया? ओके, चलो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऐसे क्या एविडेंस है कि हम ये कहते हैं कि पैलियोलिथिक के जो लोग थे वो हंटिंग पर बेस्ड थे, फिर मीजोलिथिक तक आते आते और थोड़ा चेंज हुआ, फिर नियोलिथिक में आके और ज़्यादा चेंज हुई। मतलब हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है ना? कोई तो जो एविडेंसेस तो होने चाहिए हमारे पास, कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्लियर? तो हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे और एक बार हम ये जो जितना भी आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक जो आपने टाइम फेज लिखा है, इनके एरियाज एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए आप मैप बना लीजिए, या फिर चलो मैप बना लो। भारत का नक्शा थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बना देती हूँ, अब बनाओ। तो हम पैलियोलिथिक, आप यहाँ पे नाम लिखिए साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स। मैप बनाइए, ठीक है? और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइट्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स थी? क्लियर? पैलियोलिथिक की। तो पैलियोलिथिक की साइट्स के नाम लिख लीजिए एक बार। देखिए, जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें जो साइट्स थी मेनली, ये जो एरिया था जम्मू एंड कश्मीर पर, ये वाला एरिया यहाँ पर, या फिर ये कहें कि हम पहलगाम रीजन लिख लीजिए, पहलगाम। उसके बाद पोतवार रीजन, ये पड़ता है कश्मीर, ये पड़ता है पंजाब। क्लियर? इसके अलावा राजस्थान में लूनी रिवर। क्लियर? ये वाले रीजन थे मेनली पैलियोलिथिक पीरियड के। क्लियर? अभी ये सिर्फ मैप बनाइए, फिर इसमें ये एरियाज यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ये राजस्थान का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये पैलियोलिथिक से रिलेटेड है। ठीक है, पैलियोलिथिक से। ये पंजाब का ये जो वेस्ट पंजाब वाला जो क्षेत्र है, ये पैलियोलिथिक से रिलेटेड है। इस तरीके से ये तीनों जो एरिया है, ये पैलियोलिथिक के एरियाज हैं। उसके बाद अब लिखिए मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में कुछ नाम है इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में सबसे पहला नाम लिखिए बागौर, दूसरा नाम लिखिए तिलवाड़ा। ये दोनों राजस्थान के हैं। और जहां पर बागौर लिखा है, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख दीजिए, बागौर को स्टार मार्क करके लिख दीजिए, लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी मीजोलिथिक साइट है। क्लियर? लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट ऑफ इंडिया बागौर। उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी में, ठीक है, ये तिलवाड़ा और बागौर, ये सदर्न पार्ट है, वेस्ट साइड में, सदर्न और वेस्ट साइड में। उसके बाद यूपी का ये जो ईस्ट वाला जो हिस्सा है, थोड़ा सा और इधर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल वाला जो एरिया है, यहाँ पर मीजोलिथिक साइट्स के नाम लिखिए, सराय, नाहर, राय।
सराय नाहर राय, उसके बाद बेखानिया, यूपी की ये दोनों जगह हैं, सराय नाहर राय और बेखानिया। लिख लिया सभी ने? उसके बाद गुजरात में जगह है लंघनज, लंघनज, ये गुजरात में है, गुजरात। लिख लिया सभी ने? नोट डाउन कर लिया? मीजोलिथिक। उसके बाद मध्य प्रदेश, ये दोनों यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कुछ एमपी की साइट्स हैं, तो यहाँ लिख लीजिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लिखे। अच्छा, पैलियोलिथिक में भी एक साइट है, उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखो भीमबेटका, आदमगढ़, भीमबेटका, आदमगढ़। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे बिहार में कौन कौन सी ऐसी एरियाज हैं, ठीक है? तो बिहार के एरियाज में बिहार वाले एरिया में यहाँ पे आप एरियाज लिखिए, सासाराम, रोहतास, ये वाले जो दो, ये वाले जो एरियाज है ये मीजोलिथिक में आते हैं। क्लियर? मीजोलिथिक में सासाराम और रोहतास। और इन एरियाज में अर्ली जो ह्यूमंस थे, हाँ जी, तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं बिहार वाले क्षेत्र में, ठीक है? तो ये एमपी कवर हो गया, बिहार कवर हो गया, राजस्थान की साइट्स हो गई, गुजरात की साइट होगी, उत्तर प्रदेश की साइट्स हो गई। और ये साइट्स कौन सी है? ये मीजोलिथिक साइट्स हैं। क्लियर? अब नियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स ये वाइट कलर से, अब आपके पास तो एक ही पेन है, कोई बात नहीं, आप अलग अलग ब्लॉक बना लेना। नियोलिथिक, नियोलिथिक में कश्मीर की दो साइट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है गुफकराल और दूसरी है बुर्ज़होम। गुफकराल और बुर्ज़होम, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं। उसके बाद बिहार की नियोलिथिक साइट, उसका नाम है चिरांद, पटना के पास, चिरांद पटना के पास है ये एरिया। मीजोलिथिक में और भी है, नवादा वाला एरिया है, नवादा में भी मीजोलिथिक साइट्स मिली हैं, रॉक पेंटिंग्स वाला एरिया मिला है। बिहार में नियोलिथिक साइट कौन सी है? चिरांद है। क्लियर? उसके अलावा उत्तर प्रदेश में यही एरिया है, देखो वो कहते हैं ना कि प्रयागराज और जो वाराणसी वाला जो एरिया है, प्रयागराज से वाराणसी वाला जो रूट है, उसी के आसपास है ये सारी साइट्स, ठीक है? यहाँ पर नियोलिथिक साइट्स में आप नाम लिखिए उत्तर प्रदेश, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपने आप स्टेट वाइज लिखते चलना, ठीक है? उत्तर प्रदेश लिखो, अभी यूपी यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन मैं बोलती रहूंगी और यहाँ पे लिखती रहूंगी, आप अपनी कॉपी में बनाना। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी साइट्स है इसमें लिखो, तो पानी मांडो, कोल्डी हवा, महगर, ये तीनों जो साइट हैं इनको स्टार मार्क कर लीजिए, ये तीनों उत्तर प्रदेश की साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश की साइट्स हैं, लेकिन इन तीनों को आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसके पीछे क्या रीजन है वो भी बताऊंगी। क्लियर? तो पानी मांडो, कोल्डी हवा और महगर। नियोलिथिक साइट है चिरांद, बिहार से। और नियोलिथिक साइट फ्रॉम यूपी, ये कौन कौन सी है? कोल्डीहवा, सॉरी, चौपानी मांडो, कोल्डीवा और महगर, ये इसी एरिया में है ये सारी। यहाँ पे वो पूरा प्रयागराज और वाराणसी के आसपास वाले एरियाज हैं।
सभी ने नोट डाउन कर लिया हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। नोट डाउन कर लिया सभी ने? एक बार कंफर्म करिए। ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए? ओके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो पैलियोलिथिक फेज है, पैलियोलिथिक में कौन कौन सी मेजर साइट्स हैं? पहलगाम कश्मीर, पोतवार रीजन ये इधर पंजाब वाला, उसके बाद लूनी रिवर राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद ये इधर उसके बाद मीजोलिथिक साइट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? मीजोलिथिक साइट में राजस्थान के बागौर और तिलवाड़ा, ये दो इंपॉर्टेंट साइट हैं, जिनमें से बागौर वाज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट ऑफ इंडिया। फिर तिलवाड़ा, फिर मध्य प्रदेश के कौन कौन से साइट्स हैं इसमें? भीमबेटका है, आदमगढ़ है। उसके बाद बिहार की सासाराम और रोहतास का एरिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सराय नाहरराय है और लिखानिया है। उसके बाद गुजरात से लंगनाज है। यस, आपको देखो थोड़ा एक दो बार आप पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। एक दो बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी। यूपी में ये जो तीन जो साइट्स हैं, चौपानी मांडो, कोलडीवा और महगर, इन तीनों को स्टार मार्क सभी ने कर लिया है। नियोलिथिक साइट्स हैं ये, तीनों को स्टार मार्क कर लिया। देखो पीटी में आएगा आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वहां पे जब ये नाम देखोगे ना आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ हमने कहाँ पे ये पढ़ा था। स्टार मार्क कर लिया आप सभी ने? हम्म, चलो। अब इन तीनों की खास बात क्या है? नियोलिथिक साइट्स हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इंडिया की अर्लीस्ट राइस प्रोड्यूसिंग साइट्स हैं ये। अर्लीस्ट राइस प्रोड्यूसिंग साइट्स ये तीनों, मतलब सबसे शुरुआत में, मतलब जब चावल उगाने के, धान उगाने की जो शुरुआत हुई थी, वो कौन सी बस्तियों से शुरुआत हुई थी? वो चौपानी मांडो, कोलडीवा और महगर, मतलब जो पूर्वांचल वाला एरिया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, वहां से। भीमबेटका पैलियोलिथिक से लेकर, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर भी एक साइट का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर नाम लिख लीजिए भीमबेटका, यहाँ पे लिख लीजिए भीमबेटका। और भीमबेटका की खास बात यह है कि ये पैलियोलिथिक से लेकर ये मीजोलिथिक और बाद के फेज तक इसका जो है प्रभाव बना रहा, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। क्लियर? पैलियोलिथिक में भी है ये, मीजोलिथिक में भी है, काफी टाइम तक रहा। अभी मेहरगढ़ पे भी आएंगे। अभी हमने इंडिया के अंदर अंदर वाला मेनली जो रीजन है वो देखा। अब हम पाकिस्तान के इस वाली तरफ जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहां पर जो नियोलिथिक फेज है, मैंने आपसे क्लास की शुरुआत में कहा था कि नियोलिथिक फेज को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप ये मैप का काम कंप्लीट हो गया, अब आप मेन हेडिंग बनाइए नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड हेडिंग बनाइए। सो नियोलिथिक पीरियड मीन्स न्यू फेज ऑफ ह्यूमंस लाइफ। न्यू फेज था ये, स्टोन एज का ही ये न्यू फेज था। और इस न्यू फेज के जो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे या मेजर फीचर्स थे वो कौन कौन से थे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हेडिंग बनाइए यहाँ पर मेजर फीचर्स। मेजर फीचर्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड। महगर इज इन उत्तर प्रदेश और मेहरगढ़ इज इन पाकिस्तान। ठीक है, और दोनों ही नियोलिथिक साइट्स हैं। एक है महगर, MAHAGAR, महगर, महगर उत्तर प्रदेश में है। और ये जो तीनों साइट्स है ना, ये वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे मैं कह रही हूँ, इसे बेलन वैली भी कहा जाता है, बेलन वैली। ठीक है, बेलन वैली।
चलो मेजर फीचर्स लिख लेते हैं, उसके बाद एक टेबल और बनवाएंगे और कोशिश करना सब साथ में याद होता रहे। इसका सबसे मेजर फीचर बताइए आप क्या था, नियोलिथिक का मेजर फीचर कौन है, कौन आंसर कर पाएगा, बताओ। मेजर फीचर ऑफ नियोलिथिक पीरियड, जल्दी से बताइए, बोलिए। मेजर फीचर ऑफ नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड की सबसे खास बात क्या है, जल्दी से बताओ, फिर क्लास आगे बढ़ेगी। एग्रीकल्चर, वेरी गुड। हमेशा, प्रियांशु, दिव्या, वेरी गुड। इसकी मेजर, इसका जो फीचर है वो है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, ये इसका मेजर फीचर है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका फीचर है वो है एग्रीकल्चर की शुरुआत की वजह से क्या हुआ, सीडेंट्री लाइफ की शुरुआत हुई, एक स्टेबल लाइफ की शुरुआत हुई। ठीक है, एक बात बताइए, हाँ देखो, जब एग्रीकल्चर की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि कम से कम 4 मंथ्स 5 मंथ्स ये एक टाइम पीरियड तो चाहिए होता है ना क्रॉप के लिए। तो जब 4-5 महीने उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया, ठीक है, इससे पहले क्या थे, वो नोमेडिक्स थे, घुमंतु थे, एक जगह पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकते थे, नोमेडिक कल्चर था उनका, घूमने फिरने वाला, नोमेडिक्स, घुमंतु थे। अब जैसे ही एग्रीकल्चर आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर से सीडेंट्री लाइफ की शुरुआत हो जाएगी, स्टेबल लाइफ की शुरुआत हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी इन लाइफ। ठीक है, एक स्टेबल लाइफ आ जाएगी, स्टेबिलिटी। जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में वैसे ही फैमिली का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो जाता है, फैमिली, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी मर्ज्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इमर्ज। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत से स्टेबल लाइफ की शुरुआत हुई और स्टेबल लाइफ की शुरुआत से फैमिली और सोसाइटी की शुरुआत हुई। मतलब एक सामाजिक जीवन की तरह वो जीने लगे, इससे पहले कैसे थे, नोमैडिक्स थे, ये शुरुआत। उसके बाद इसका मेजर फीचर क्या है, व्हील मेड पॉटरीज, व्हील मेड, उन्होंने बर्तन बनाना शुरू किया, पॉटरीज बनाने शुरू किए, और पॉटरी किससे बनाते थे, वो व्हील का यूज करके बनाते थे, पहिए का इस्तेमाल करके फिर वो बर्तन बनाना उन्होंने सीख लिया था। उसके अलावा फायर, यूज ऑफ फायर, तो फायर का भी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और फायर का यूज कैसे करते थे, वो किस किस चीज के लिए करते थे, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए करते थे और कुकिंग के लिए करते थे। क्लियर, तो यूज ऑफ फायर, व्हील, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, सोसाइटी, सीडेंट्री लाइफ और एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इसी को समझिए, मान लीजिए ये जो व्हील है, इससे क्या सिर्फ और सिर्फ जो पॉटरी है, पॉटरी मेकिंग तक ही ये सीमित रहा होगा कि नॉलेज थी जो उनकी, जो स्किल थी यहीं तक सीमित रही होगी क्या, जो ये जो व्हील है, मान लीजिए जब तक ये ऐसे रखा हुआ है और इस पे पॉटरी बनाई जा रही है तब तक ठीक है, ये पॉटरी मेकिंग का काम कर रहा है। सपोज कभी ऐसा हुआ हो कि उनको ये लगाओ, जैसे आप लोग या हम लोग सब क्या करते हैं, घर की भी शिफ्ट, मतलब घर में भी क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स चेंज करते रहते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या, मान लीजिए कभी उन्होंने सोचा होगा चलो इस व्हील को उठा के यहाँ से दूसरी जगह पर रख देते हैं। इस व्हील को जब उन्होंने उठाया और इसको ऐसे धक्का दे के एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने शिफ्ट किया, देन क्या आया उनके दिमाग में, ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज हो सकता है। तो नियोलिथिक में जिस व्हील का इस्तेमाल उन्होंने पॉटरी मेकिंग के लिए किया, वही व्हील आगे वाले टाइम में नियोलिथिक के बाद उसी व्हील ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा, एक मतलब एक चेंज कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन मीन के रूप में बहुत ज्यादा ये यूज हुआ।
ठीक है। बैलगाड़ी का जो इस्तेमाल है वो नियोलिथिक के बाद देखा गया है, क्योंकि नियोलिथिक में व्हील का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और नियोलिथिक के बाद बुलक कार्ट्स बनने शुरू हो गए थे। क्लियर? ये तो ये इसके मेजर फीचर हैं: एग्रीकल्चर, सीडेंट्री लाइफ, फैमिली, सोसाइटी, व्हील मेड पॉटरीज एंड यूज ऑफ फायर। ये हो गया नियोलिथिक का। अब नियोलिथिक का जो फेज है ये भारत में कब से शुरुआत हुआ? क्या भारत में सबसे पहले नियोलिथिक फेज आया था, या भारत में ये जो कल्चर है, जो नया एक फेज था स्टोन एज का, ये भारत में कैसे कैसे पहुंचा? इसके लिए आप थोड़ा सा मतलब एक और मैप बनाइएगा। ठीक है। एक सेकेंड। अब नियोलिथिक फेज को हम कवर करेंगे इससे। सबसे पहले जो नियोलिथिक फेज है वो इस एरिया में शुरू, इस एरिया में अफ्रीका का ये जो रिवर है, ये जो एरिया है, इसे नाइल वैली वाला रिवर एरिया कहा जाता है, नाइल वैली। उसके बाद ये जो नियोलिथिक वाला जो फेज है ये ऐसे एंटर हुआ एशिया में, और ये जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे नंबर 2 लिख दीजिए, वेस्ट एशिया। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का ये वाला जो एरिया है, इसे लिख दो बलूचिस्तान। ये 3 सबसे पहले नाइल वैली में नियोलिथिक कल्चर, यहाँ से वेस्ट एशिया में मूवमेंट देखिए इनका इस तरीके से, ये ऐसे बढ़ता हुआ आया। उसके बाद इंडिया में आया ये उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पर, और इसे कहा जाता है बेलन वैली। पर इसके बाद यहाँ से ये गया इधर, नंबर 5 लिखिए, यहाँ पे लिखिए साउथ इंडिया, और फिर यहाँ से यहाँ पे लिख दीजिए कश्मीर, नंबर 6। ये स्प्रेड था, नियोलिथिक कल्चर किस तरीके से इमर्ज हुआ और स्प्रेड हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले नियोलिथिक कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई? इट बिगन फ्रॉम द नाइल वैली रीजन, जो अफ्रीका का ये जो एरिया है, उत्तर पूर्वी एरिया है, नील घाटी वाला, नील नदी घाटी वाला, यहाँ पर सबसे पहले इमर्ज हुआ। इसके बाद ये वेस्ट एशिया में आया, वेस्ट एशिया से फिर ये बलूचिस्तान वाले रीजन में आया, बलूचिस्तान वाले रीजन से फिर ये भारत में एंट्री हुई, और उत्तर प्रदेश वाला ये बेलन वैली रीजन है। फिर यहाँ से एक जो ब्रांच है इसकी साउथ इंडिया की तरफ, दूसरी ब्रांच इसकी नॉर्थ की तरफ गई, साउथ इंडिया और ये नॉर्थ इंडिया। क्लियर? अब इन सभी का टाइम पीरियड लिख लीजिए, इन सभी का टाइम पीरियड। नाइल वैली में यहाँ पर नियोलिथिक कल्चर की शुरुआत हुई 12,500 बीसी, लगभग 12,500 ईस्वी पूर्व में ये जो एरिया है यहाँ पर नियोलिथिक कल्चर इमर्ज हो गया। उसके बाद वेस्ट एशिया वाले एरिया में यहाँ लगभग 8,500 ईस्वी, 8,500 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर वेस्ट एशिया में ये कल्चर आया। बलूचिस्तान वाले रीजन में ये कल्चर पहुंचा लगभग 6,000 ईस्वी, बिफोर द क्रिश्चियन एरा। उसके बाद ये जो बेलन वैली है यहाँ पर ये पहुंचा लगभग 5,440 से लेकर 4,500 बीसी तक। ये टाइम पीरियड बेलन वैली का टाइम पीरियड है। उसके बाद साउथ इंडिया में ये लगभग 2,500 से लेकर 1,500 तक ये टाइम पीरियड है यहाँ पर नियोलिथिक कल्चर का, और इसी तरीके से कश्मीर में भी ये से लेकर 1,000 ये टाइम पीरियड है। तो मैप के थ्रू मैं इसको पहले इसी चीज़ को हम पहले, मैंने सोचा था कि इसको टेबल बना के फिर आपको लिखवाया जाए, लेकिन आई थिंक मैप से बनाओगे तो आपको फ्लो भी समझ में आएगा कि नियोलिथिक कल्चर की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, फ्रॉम अफ्रीका, देन वेस्ट एशिया, फिर ये बलूचिस्तान रीजन, देन इंडिया।
ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है, ये पूरा फ्लो है इनका। क्लियर, ये सभी नोट डाउन कर लीजिए। देखो चार्ट बना के भी इसको पढ़ोगे ना तो बहुत थोड़ा सा याद करने में आपको दिक्कत होगी, वो भी बनवा दूंगी, एक बार इसको आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सभी ने नोट ये टॉपिक? ठीक है, अब एक टेबल बना लेते हैं। देखो अब एक टेबल भी बना लीजिए तो और सही से याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए रीजन, तो यहाँ सबसे पहले लिखिए नाइल वैली, और कोशिश करिएगा याद होता रहे आपको। उसके बाद लिखो टाइम पीरियड, तो नाइल रिवर नाइल वैली का टाइम पीरियड लिख दीजिए इधर। ओके, यहाँ पे फूड ग्रेन्स, देखो फूड ग्रेन्स कौन से फूड ग्रेन्स थे मेनली, तो फूड ग्रेन्स में नाइल रिवर वैली में यहाँ पर लिखो बार्ले, व्हीट एंड राइस। फिर उसके बाद ये कॉलम अभी छोड़ दीजिए क्योंकि नाइल वैली में कौन सा रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें नहीं पढ़ना। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए नाइल वैली के बाद वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया टाइम पीरियड लिख लीजिए। उसके बाद जो फूड ग्रेन्स हैं वो बिल्कुल यही है, बार्ले, व्हीट एंड राइस। सेम क्रॉप कल्टीवेशन कहाँ होता था, वेस्ट एशिया में हुआ करता था। और इसके भी रीजन जो पर्टिकुलर मेजर जो साइट्स हैं वो यहाँ पे नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। क्लियर, उसके बाद वेस्ट एशिया के बाद लिखो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान रीजन 6000 BC। यहाँ पर भी एज इट इज बार्ले, व्हीट एंड राइस ये। और यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है उसका नाम हम लिखेंगे एंड दैट इज मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। क्लियर, उसके बाद इसको भी इसके बाद लिखिए बेलन वैली, उत्तर प्रदेश, यूपी। बेलन वैली, इसका टाइम पीरियड यहाँ पर लिख लीजिए 5440 टू 4500 BC। ये टाइम पीरियड हो गया बेलन वैली का। और यहाँ पर मेनली राइस। क्लियर, और यहाँ पे वो 3 नाम जो मैंने आपको लिखवाए थे और ये कहा था दीज आर द अर्लीस्ट राइस प्रोड्यूसिंग साइट्स इन इंडिया, तो उनके नाम यहाँ पर लिख लीजिए चौपानी मंडो, कोल्डिहिवा एंड महगर। ये मेहरगढ़ है एंड दैट इज महगर। ये क्लियर हुआ? ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया? चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे शायद जगह मैं इधर लिख देती हूँ, बेलन वैली के बाद कश्मीर एंड साउथ इंडिया। तो कश्मीर रीजन में टाइम पीरियड क्या है 2500 टू 1000 BC। उसी तरीके से साउथ इंडिया का टाइम पीरियड क्या है 2500 टू 1500 BC। ये इन दोनों का टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद फूड ग्रेन्स, यहाँ पर पल्सेस ज़्यादा उगाई जाती थी और पल्सेस में भी मसूर, जो मसूर की दाल है वो ज़्यादा ग्रो की जाती थी कहाँ पर, कश्मीर वाले रीजन में। ठीक है, मटर, पीस, ये कश्मीर में ज़्यादा उगाया जाता था। उसके बाद कश्मीर की इंपॉर्टेंट साइट्स, कश्मीर की इंपॉर्टेंट साइट दोनों आपने नाम लिखा है, कौन कौन सी है, बुर्जहोम और गुफकराल, ये कश्मीर की साइट्स हैं। क्लियर, उसके बाद साउथ इंडिया में रागी ज़्यादा उगाया जाता था,
दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में रागी का कल्टीवेशन ज्यादा होता था। फिर और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट साइट हैं वो लिखो, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मस्की, पिकलीहल, PIKLIHAL, पिकलीहल, कर्नाटका। तो ये साउथ इंडिया के नियोलिथिक साइट्स हैं। क्लियर? कश्मीर में पल्सेस ज़्यादा ग्रो किए जाते थे, क्रॉप पल्सेस का कल्टीवेशन ज़्यादा होता था, मसूर, पीज। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट साइट थी बुर्जहोम एंड गुफकराल, राइट। और साउथ इंडिया में नागार्जुन कोंडा, मस्की एंड पिकलीहल। क्लियर? इतना फैक्ट पढ़ लिया आज है। ग्रेट इनफ फॉर टुडे मैम, ओके। हाँ वैसे 8 बजने ही वाले हैं, ठीक है। चलो टेबल बना ली ना, मुझे ये बताइए एक बार सभी बच्चे, सभी बताओ टेबल बना लिया सभी ने? हाँ हाँ, अभी वही वही डिस्कस करेंगे अभी। टेबल सभी ने बना लिया? चलो अब हम कश्मीर के ये जो 2 साइट्स हैं ना, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो लिख लेते हैं। तो अब आप स्टार मार्क करके अब आप लिखिए बुर्जहोम, बुर्जहोम, ठीक है। और एक तरफ लिख लीजिए आप गुफकराल। देखो कश्मीर की जो साइट्स है ना, नियोलिथिक साइट्स हैं, उसके लिए कहा जाता है कि कश्मीर के जो लोग थे देवर पिट ड्वेलर्स, ठीक है। इसका मतलब पिट मतलब गड्ढा, ड्वेलर्स मतलब वास करने वाले, गड्ढा बनाकर, जमीन में गड्ढा बनाकर वो रहते थे, ठीक है, पिट ड्वेलिंग। तो गुफ कराल वो प्लेस है जहां पर ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, तो वो लोग क्या करते थे, जमीन में वो ऐसे गड्ढा बनाते थे ऐसे, और यहाँ से ऐसे स्टेयर्स बनाते थे और यहाँ पर रहते थे, ये जमीन है। तो ये थोड़ा सा एरिया बस एंट्री करने के लिए होता था और फिर ये वो यहाँ पर रहते थे, पिट ड्वेलर्स कहा जाता, ठीक है। तो गुफ कराल में तो लिखो, यहाँ पे लिख लो पिट ड्वेलिंग, गुफ कराल में पिट ड्वेलिंग ये हुआ करती थी, मतलब गड्ढा बनाकर। सच्ची बताओ सुमित, कह रहे थोड़े से भी बोर नहीं हुए, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये वैसे ना प्राउड ऑफ यू। ये ये टॉपिक जब कंप्लीट होने वाला है ना, मैंने सोचा था कि एक बात बोलूंगी आप सभी को। वैसे आई थिंक शाहिना सोनी वांट्स टू से समथिंग, कुछ कहने वाली है, बस वो ओ बोल के वो रह गए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो बोलने वाले थे, चलो बोल ही दो, ठीक है। हाँ लेकिन थोड़ा सा मतलब मोरालिटी को ध्यान में रख के बोला करो, जो भी आप सभी लोग बोला करो, आप PCS वाले बच्चे हैं, ठीक है। मैं ये बात बोलने वाली थी कि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया ना, मान लीजिए ये वाले जो टॉपिक है ना, इनिशियल जो टॉपिक है, दीज आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री। और अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो समझ लीजिए इसके बाद वाली हिस्ट्री तो बहुत ही आसान होने वाली है आप लोगों के लिए। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि भी मैं चाहती हूँ कि आप अगला टॉपिक भी देखो, उससे अगला वाला लेक्चर भी देखे। देखो देखो ये वाला जो सबसे टफ जो पोर्शन था, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आगे वाली हिस्ट्री तो पढ़नी चाहिए ना। चलो तो हम पढ़ रहे थे गुफकराल के बारे में, ये पिट ड्वेलर्स थे। तो कश्मीर के लोग ऐसे गड्ढा बना के रहते थे। रीजन क्या हो सकता है, देखो किसी भी चीज के लिए आप थोड़ा रीजन सोच के देखिए, रीजन क्या हो सकता है। कश्मीर में क्लाइमेट कैसा होगा बताइए, टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर कम होगा वहां पे, है ना, एकदम कोल्ड होगा वहां पे, ज्यादा ठंड रहेगी, वेदर ऐसा रहेगा एकदम। अब उसके लिए अब वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर रखने के लिए वो क्या करते थे कि भाई सर्वाइवल थोड़ा सा आसान हो जाए उनके लिए, तो वो जमीन में गड्ढा बनाते थे और फिर उस गड्ढे में ही वो रहते थे। ज्यादा जो ठंड वाले दिन होते थे उसमें ज्यादातर टाइम वो गड्ढे में ही रहते थे। और जब ऐसा होता था कि अब थोड़ा सा थोड़ा 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 टेम्परेचर बढ़ने लगा है, जैसे जब हमारे यहाँ पे जब समर होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता था, तो दे यूज टू स्टार्ट कमिंग आउट, और फिर वो बाहर रहना शुरू कर।
क्लियर? तो ऐसे पिट ड्वेलिंग यहाँ पे गुफ कराल में एविडेंसेस मिले। थैंक यू सनी, सुमित, विक्रम, ऑल ऑफ यू। उसके बाद बुर्ज होम। अब बुर्ज होम की भी एक खास बात है। कहते हैं कि बुर्ज होम में जब एक्सकवेशन किया गया था ना, एक्सकवेशन का मतलब वहां पे जब उत्खनन किया गया, जमीन की खुदाई वगैरह की गई, तो सोचो वहां पे एविडेंसेस मिले। और वहां पे एक बार एविडेंस मिला, मान लीजिए ये जमीन है और ये जमीन के अंदर गड्ढा है, और इस जमीन में एक स्केल्टन मिला उन्हें, ह्यूमन स्केल्टन मिला, नर कंकाल मिला। इस नर कंकाल के साथ एक और स्केल्टन मिला, और वो स्केल्टन किसका था? वो था डॉग का। ठीक है, डॉग। मतलब ये एक बरियल प्रैक्टिस थी, दफनाने की, ये शवदान की, ये बरियल की एक प्रैक्टिस हुआ करती थी। उसमें वो क्या करते थे कि ह्यूमन के साथ साथ उसका अगर कोई पेट है, कोई एनिमल है, डॉग मेनली, तो उसको भी साथ में दफन कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डॉग बरियल, अलोंग विद मास्टर। तो मास्टर के साथ साथ डॉग को भी दफन कर दिया जाता था। ये होता था बुर्ज होम। गुफ्त कराल में पिट ड्वेलिंग है, बुर्ज होम में क्या है? डॉग बरियल है। ये दो इंपॉर्टेंट है। हम्म। हाँ देखो, ऐसे तो ये जो नियोलिथिक साइट है ना, चलो अब आपने बोला है पॉटरीज भी मिलती थी, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। हालांकि जो बीपीएससी वाला जो पोर्शन है, उसमें यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने सारा पोर्शन कवर कर दिया है। ठीक है, जब अब इसको यूपीएससी के एंगल से भी अगर देखा जाए, तो मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देती हूँ कि वो क्या करते थे इसके साथ साथ, जैसे मान लीजिए पॉटरी भी इसके साथ मिल गई। अब यहाँ पे इसको बुर्ज होम से कनेक्ट मत करिएगा। ठीक है, बुर्ज होम की विशेषता क्या है, इसकी खास बात क्या है? डॉग बरियल। ठीक है, अदरवाइज अगर इन जनरल अगर देखा जाए, तो नियोलिथिक जो पीरियड के जो लोग थे ना, उनकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए। चलो इसको लिख लो, थोड़ा सा लाइफस्टाइल लिख लो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट है आपके लिए। जो भी बच्चे पीसीएस के साथ यूपीएससी भी देना चाहें उनके लिए थोड़ा सा। अब लाइफस्टाइल ऑफ नियोलिथिक पीपल, तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब क्लास स्टार्ट हुई थी, हमने डिस्कस किया था कि वो पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, और फिर नदियों के किनारे उन्होंने रहना शुरू कर दिया, सीडेंट्री लाइफ शुरू हो गई। सीडेंट्री का मतलब स्थायी जीवन होता है, एक जगह पे ठहर जाना। पहले घुमंतु थे, फिर एक जगह पे ठहर गए। तो नियोलिथिक पीरियड में उनकी जो लाइफ थी वो कैसी हो गई? स्टेबल लाइफ हो गई। पहली बार, बहुत ध्यान से सुनना, स्टार मार्क कर लो, पहली बार ह्यूमन ने अपने रहने के लिए घर बनाना नियोलिथिक पीरियड से, क्योंकि अब लाइफ कैसी हो गई? सीडेंट्री लाइफ हो गई। दे हैड टू स्टे एट अ सिंगल प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन होम्स। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया? अपने घर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन हाउसेस, मेनली रेक्टेंगुलर इन शेप, और कुछ जगहों पर ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि स्क्वायर साइज के भी। ठीक है, हाउसेस हैं। और ये जो हाउसेस थे, ये तो इनकी शेप हो गई। उसके बाद ये जो हाउसेस थे, दे वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, मेड ऑफ मड ब्रिक्स। तो एक तो उन्होंने रहने के लिए अपने घर बनाने शुरू कर दिए। मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा बन जाए, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ह्यूमन बीइंग ने पहली बार अपने लिए घर बनाना कहाँ से शुरू किया, और या फिर इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए कि पहली बार नियोलिथिक पीरियड में ह्यूमन ने अपने लिए आवास बनाना शुरू किया, या फिर दे स्टार्टेड बिल्डिंग या कंस्ट्रक्टिंग देयर होम्स फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड, एंड द ह्यूमन बीइंग planned a civilization, planned a city in हड़प्पन पीरियड। ठीक है,
मतलब नियोलिथिक पीरियड में पहली बार घर बनाए और नियोलिथिक पीरियड से इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाने में समय नहीं लगा। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं, ठीक है, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं, नियोलिथिक पीरियड भी साथ साथ चल रहा है, आईवीसी भी साथ साथ चल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी साथ साथ चल रही है। मतलब किसी एक जगह पर कहीं पर नियोलिथिक साइट है, एट द सेम टाइम कहीं पर हड़प्पन साइट है। क्लियर? क्योंकि हड़प्पन साइट का जो टाइम पीरियड है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो दैट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉम 3600 टू अराउंड 1500 वीकेंड। और इसमें भी पीक टाइम जो इसका माना जाता है वो 2600 से लेकर 1800 माना जाता है। ये इसका मेच्योर हड़प्पन फेज माना जाता है। तो अब आप सोचिए 2600 ईस्वी पूर्व के 2600 बीसी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो देखो भीमबेटका वाले जो होम्स थे देवर केव शेल्टर्स ना, वो तो गुफाएं थी, भीमबेटका में गुफाओं में रहते थे वो लोग, तो वो घर थोड़ी ना बनाया था उन्होंने, वो तो नेचुरल केव को उन्होंने यूज किया था, उन्होंने खुद थोड़ी ना बनाया था। खुद से कहाँ बनाया था उन्होंने? नियोलिथिक पीरियड में उन्होंने खुद से बनाया था। क्लियर? नियोलिथिक पीरियड में। अब देखो एक साथ ही, मतलब ऐसा भी टाइम है कि कहीं पे नियोलिथिक साइट है, कहीं पे हड़प्पन साइट है। ये बिल्कुल वैसे ही है जहाँ पे अभी 2025 में आप सिटी में भी देख रहे हो, आप स्मार्ट सिटीज में भी है, मेगा सिटीज, आप छोटे स्मॉल टाउन्स में भी देख रहते हो, कुछ लोग रूरल एरिया में भी रहते हैं, कुछ बहुत पिछड़े एरियाज में भी रहते हैं। तो एक ही टाइम पे देखिए ना लोगों के रहन सहन में कितना डिफरेंस है। उसी तरीके से एक ही टाइम पे नियोलिथिक साइट भी हुआ करती थी और एक ही टाइम पे हड़प्पन साइट भी थी। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। देखो ईमानदारी से अगर मैं बात बोलूँ ना, तो जो नोट्स मैं यहाँ पे मैं आपको तैयार करा रही हूँ ना, ये पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको, विश्वास करना, आप ये जो पढ़ा रही हूँ इसको पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेना, जो आपको इंस्टीट्यूट जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा ना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अपना टाइम बचाइए, एग्जाम में और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें भी आपको टाइम देना है। बहुत ज़्यादा किसी एक सब्जेक्ट पे मास्टर नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो ये हो गया उनका रहने का। इसी तरीके से नियोलिथिक जो पीरियड के जो लोग थे उनके लिए एक और जरूरी, ये तो उनका रहने का हो गया, दूसरा था उनकी बरियल प्रैक्टिसेस। बरियल प्रैक्टिस, बरियल प्रैक्टिस मतलब वो लोग क्या करते थे, जो डेड बॉडी हुआ करती थी ना, डेड बॉडी के साथ साथ, हाँ, देखो स्पेसिफिक जो बिहार स्पेसिफिक है ना विक्रम, उसके लिए अलग से क्लासेस होंगी। अभी मैं पूरा इंडियन हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव लेकर चल रही हूँ, देन बिहार की जो हिस्ट्री है ना उसके लिए स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। वो जैसे जैसे टॉपिक वाइज हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वैसे वैसे टॉपिक वाइज आप बिहार की हिस्ट्री पढ़ोगे और वहां पे ये सब कवर किया जाएगा। एनसीईआरटी ऑफ विच क्लासेस, देखो न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, न्यू डेटा है, बहुत इजी लैंग्वेज है और बहुत उसमें बोर भी नहीं हो जाओगे आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आई वाज टेलिंग अबाउट द बरियल प्रैक्टिस। तो बरियल प्रैक्टिस में वो क्या करते थे, अलॉन्ग विद डेड बॉडीज, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो डेड बॉडीज हुआ करती थी इसके साथ ना, इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कुछ मटेरियल रख देते थे, बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल जैसे टूल्स रख दिए, वेपन्स रख दिए, पॉटरीज रख दी, कुछ उनकी रख दी, है ना। तो जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी वो सभी चीज़ें, अदर ऑब्जेक्ट्स, वो डेड बॉडी के साथ दफन कर दिया करते थे। अब इससे आपको क्या सीखने को मिलता है मुझे ये बताइए, उनके सोशल लाइफ के बारे में आपको क्या जानने को मिलता है? देखो रहने के लिए घर बनाना इज डिफरेंट, लेकिन किसी के डेथ के बाद भी अगर आप उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसके साथ दफन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी कोई दूसरी दुनिया है। दे बिलीव्ड इन अनदर वर्ल्ड, दे बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ। क्लियर? तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लीजिए ये, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और ये भी लिख सकते हो, दे बिलीव्ड इन
अनदर वर्ल्ड। उनको ये विश्वास था कि इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, यहाँ से जाने के बाद भी कोई जीवन है। ठीक है। रीबर्थ तो अलग चीज हो जाएगी। अनदर वर्ल्ड या दूसरी दुनिया, मतलब आपका शरीर तो गया, लेकिन आपकी जो सोल है वो किसी दूसरे लोक में जाएगी और वहां पे उसको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा उनका विश्वास था। हाँ, इजिप्टियन ममीज वाला कॉन्सेप्ट, हाँ वो भी हम कह सकते हैं कि उनका वो क्या करते थे, उसको स्टोर करके रखते थे। क्लियर। सो ये बरियल प्रैक्टिस वाला हो। ठीक है। अच्छा, इफ यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, तो एक पोर्शन और हम कवर कर लेते हैं इसमें, उसको लिखो रॉक पेंटिंग्स। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जो क्वेश्चन से पहले एक या फिर कल करा दे उसे, चलो अभी लिखो, लिखो यहाँ पे रॉक पेंटिंग। तो द अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, रॉक मतलब जिन गुफाओं में वो लोग रहते थे ना, उन्हीं गुफाओं की दीवारों पर, उनकी छतों पर वो लोग क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। ठीक है। चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, रॉक पेंटिंग वाला टॉपिक कल पे पेंडिंग है। क्लियर है। अभी अभी पढ़ना है। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी पढ़ाओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कल पढ़ाओ, तो एक काम करते हैं, इसको कल पढ़ेंगे। सॉरी, अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कल ध्यान मुझे दिला देना, ठीक है। चलो, अब तो टॉपिक गया वो, अब तो वो दूसरी स्लाइड में चला गया। ठीक है, लेकिन कल मुझे याद दिला देना, वो टॉपिक कराऊंगी, वहां से हो सकता है क्वेश्चन। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं आज ही कराओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कल कराओ, अब कल ही कराएंगे। अब अभी क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग और आंसर करना है सभी को। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ हाँ थक गए, क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये आंसर करना है सभी को। और ईमानदारी से बोल रहे हो, 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों सही होने चाहिए, जो पढ़ा है ना उसी से क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइट, मीजोलिथिक साइट। आंसर इज बी। बागोर, क्या बात है, इतनी जल्दी आंसर कर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच साइट्स वी हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली रॉक पेंटिंग। अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं, हम पढ़ाने वाले थे। तो अर्ली रॉक पेंटिंग्स के जो एविडेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो भीमबेटका से मिलते हैं, वो नवादा से मिलते हैं। नवादा कहाँ पर है, इट इज इन बिहार। आदमगढ़ से मिलते हैं, प्रतापगढ़ से मिलते हैं। तो आंसर विल बी डी। अच्छा, अब एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, अगर यहाँ पे अर्ली की बजाय अर्लीस्ट वर्ड आ जाता, अगर इसकी जगह पर टर्म हो जाती अर्लीस्ट, तो आंसर क्या होता। आप लोगों को कंफ्यूज करना था, इसीलिए मैंने ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा ऐसा बनाया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली, तो अर्ली में ये सारे आ जाएंगे। वेरी गुड श्रेया, यू आर फ्रॉम नवादा, वेरी गुड। ये सारे आ जाएंगे, बट इफ क्वेश्चन होता अर्लीस्ट, सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी होती भीमबेट, फिर भीमबेट का आंसर होता अगर अर्लीस्ट लिखा होता। तो वर्ड पे फोकस करना एग्जाम में। ठीक है, व्हाट वर द थीम्स ऑफ अर्ली पेंटिंग्स इन इंडिया, अर्ली रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। तो कल तो हम ये टॉपिक पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। फैमिली लाइफ पर भी वो पेंटिंग करते थे, हंटिंग सीन्स भी उन्होंने डिपिक्ट किए, और नेचर को भी डिपिक्ट करते थे, लाइक सन बना दिया, मून बना दिया, है ना, एनिमल्स बना दिए। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। नहीं देखो, भीमबेटका और आदमगढ़ नहीं, आदमगढ़ में मीजोलिथिक पीरियड में रॉक पेंटिंग मिली थी, और भीमबेटका से पैलियोलिथिक टाइम की रॉक पेंटिंग मिली, अपर पैलियोलिथिक। तो एक आंसर जो अर्लीस्ट आ जाए तो सिर्फ भीमबेटका लगाना। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नियोलिथिक पीरियड। क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ, नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है। तो आप बताओ, नियोलिथिक पीपल वर डिपेंडेंट ऑन
हंटिंग ओनली, ये गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। नहीं, बीपीएससी भी आंसर बी नहीं दे सकता क्योंकि सारे सही है ना उसमें। अच्छा ये देखो, बिगिनिंग ऑफ सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग बोलना कि आंसर गलत है ये। बिगिनिंग ऑफ सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यूज ऑफ व्हील, बताओ। आंसर इज ए, वेरी गुड। लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट करेक्टली मैच्ड, सही तरीके से मैच नहीं है। तो बागौर इज इन राजस्थान, बताइए करेक्ट है। कुफकराल पंजाब, भीमबेटका मध्य प्रदेश, चिरांद बिहार, बताओ इनमें से कौन सा गलत है, जल्दी से बताओ, जल्दी आंसर करो। ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से। एक क्यों बता रहे हो भाई? बागौर तो राजस्थान में है, अर्लीस्ट मेसोलिथिक साइट, याद है। गुफकराल कहाँ पड़ा है अभी अभी बताओ। गुफकराल गड्ढे बना के रहते थे कश्मीर में, तो ये पंजाब वाला गलत हो गया ना। तो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट, ये अ बिग थैंक यू फॉर यू, क्लियर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक होगा चैल्कोलिथिक साइट्स, सॉरी चैल्कोलिथिक पीरियड, और वहाँ पे हम ये रॉक पेंटिंग वाला भी टॉपिक वहीं पे कवर करा देंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर।